मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, महाराष्ट्र या 4 राज्याच्या नंतर झारखंडच्या जनतेनं पुन्हा एकदा मोदींच्या नेतृत्वाखालचा भारतीय जनता पक्ष यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि म्हणून झारखंडच्या जनतेचा त्यांचं मी अभिनंदन करतो की प्रचंड सत्ता संपत्ती या सगळ्याचा वापर करून राज्य हातामध्ये ठेवण्याच्यासाठी विविध मार्ग ज्यांनी हाताळले अशांचा स्वीकार झारखंडसारख्या विशेषतः आदिवासींचं बाहुल्य असलेल्या राज्यातल्या जनतेने केला आणि म्हणून हे सगळे घटक जनतेचे अभिनंदनाला पात्र आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तिथे काही फारसा प्रेझेन्स नाही. आम्ही 5 जागा लढवल्याच्या त्यातली 1 जिंकलेली आहे. साधारणतः हा जो ट्रेंड दिसतोय त्याची जी काही कारणं आहेत, एक मला स्वतःला असं दिसतंय की केंद्र सरकारनं या देशातलं अर्थकारण हे योग्य पद्धतीने हाताळलेलं नाही आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्था संकटामध्ये आलेली आहे. मंदीचं चित्र दिवसेंदिवस वाढतं आहे आणि या देशातलं राज्यातलं जे इन्व्हेस्टमेंट क्लायमेट आहे, गुंतवणुकीचं वातावरण आहे, ते कमी व्हायला लागलेलं आहे आणि या सगळ्या गोष्टीचा दुष्परिणाम आज एकंदर संपूर्ण देशावर झाला आणि त्याची किंमत सामान्य नागरिकांना द्यावी लागते. त्यामुळं साहजिकच या एक प्रकारची नापसंती या राज्याच्या बाबतीत दिलेली आहे. याशिवाय हा जो नागरिकत्वाचा जो प्रश्न आता उपस्थित केलेला आहे, खरं म्हटलं तर याची काही फारशी आवश्यकता नव्हती, परंतु हा प्रश्न उपस्थित करून समाजामध्ये देशातल्या विविध घटकांच्यामध्ये एक प्रकारचं धार्मिक अंतर वाढवण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न या ठिकाणी केला असावा असं चित्र दिसतं. आज मला प्रधानमंत्र्यांचं स्टेटमेंट वाचून आश्चर्य वाटलं. त्यांच्या भाषणामध्ये, मला तर दिल्लीमध्ये का कुठं त्यांचं भाषण होतं, त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की हा विषय आम्ही मंत्रिमंडळामध्ये डिस्कस केला नाही, तसाच पार्लमेंटमध्ये सुद्धा डिस्कस केलेलं नाही. पण प्रफुल्ल पटेल या ठिकाणी मी आहे, आम्ही दोघेही राज्यसभेमध्ये हजर होतो. प्रफुल्ल पटेलांनी या डिस्कशनमध्ये भागही घेतलेला होता आणि त्याला उत्तर देताना देशाच्या गृहमंत्र्यांनी स्वच्छ सांगितलेलं होतं की NRC आम्ही नेशन वाईड आणण्याच्या संबंधीचा निर्णय घेत आहोत. पण याही पूर्वी 2019ला ज्या वेळेला पार्लमेंटचं अधिवेशन सुरू झाल्याच्या नंतर प्रथेप्रमाणे माननीय राष्ट्रपतींचं जे अभिभाषण होतं, त्या अभिभाषणामध्ये NRC ही नेशन वाईड आणण्याच्या संबंधीची आम्ही भूमिका घेतलेली आहे हे त्या ठिकाणी सांगितलं. म्हणजे या संबंधीचं एका बाजूनं चर्चा झाली नाही म्हणतात, मंत्रिमंडळात चर्चा झाली नाही असं सांगितलं जातं, पण संसदेमध्ये दोन्ही सदनाच्या सदस्यांच्या समोर माननीय राष्ट्रपतींचं अभिभाषण, याचा अर्थ सरकारचं धोरण, आणि पार्लमेंटमधल्या दोन्ही सभागृहामध्ये गृहमंत्र्यांचं या संबंधीचं भाषण, याचा अर्थ प्रत्यक्षपणानं आज जे काही प्रधानमंत्री सांगतायत आणि वस्तुस्थिती याच्यामध्ये अंतर होतं.
आणि या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम आज कारण नसताना देशातल्या अनेक राज्यांच्या मध्ये, अनेक शहरांच्या मध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता, नाराजी, संघर्ष, मोर्चे, निदर्शनं या सगळ्या गोष्टी बघायला मिळतात. आणि हे असंच या पद्धतीनं चित्र राहिलं तर माझी खात्री आहे की योग्य वेळेला संधी मिळेल त्यावेळेला लोक आपला निर्णय झारखंडच्या पद्धतीने घेतील याच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये शंका नाही. सर हिंदी में कहना चाहिए झारखंड का चुनाव आज जो झारखंड का रिजल्ट सामने आ रहा है इससे बात एक साफ हो रही है कि नॉन बीजेपी पार्टी कांग्रेस जेएन ये मेजॉरिटी के तरफ जा रहे हैं. दे हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट फिगर. तो मेजॉरिटी के तरफ जा रहे हैं. बतलाया गया था पार्लियामेंट में, हम जब हमारे अन्य बीजेपी और इन साथियों को मिलते थे तब यहाँ हुकूमत हम कुछ भी करके लाएंगे, मगर वहाँ की जनता ने इस तरह की जो भाषा थी उसको ठीक तरह का जवाब देने का काम किया है. झारखंड इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी. वो हुकूमत अभी रही नहीं. और झारखंड का कल का आज का जो डिसीजन है उसे उसी रास्ते से जाने का डिसीजन है. झारखंड की स्थिति अन्य राज्यों से अलग स्थिति है. एक तो वहाँ आदिवासी का बाहुल्य है, गरीबी बड़े पैमाने पर है, आम जनता की कई समस्या है. ऐसे परिस्थिति में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड गवर्नमेंटल पावर ये दोनों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी वहाँ की हुकूमत अपने हाथ में रखने के लिए कोशिश कर रही थी. मगर मुझे खुशी है कि झारखंड की आम जनता ने इसका स्वीकार किया नहीं. मैं झारखंड के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारक देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश को एक नए रास्ते से जाने का काम जो शुरू हुआ है इसमें हाथ में हाथ मिलाया और अन्य राज्यों को भी एक तरह का विश्वास पैदा करने के लिए कामगिरी उन्होंने की. दूसरी जो बात है कि आज देश में एक तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करने की स्थिति पैदा हुई है. देश की जो इकोनॉमी है वो ठीक तरह से हैंडल करने में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कामयाब नहीं हुई और इससे देश में अलग अलग क्षेत्रों में जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है वो खराब हो रहा है और इसकी कीमत कई सेक्टर को देने की नौबत आ रही है. तीसरा एक समस्या और वो एनआरसी के बारे में पार्लियामेंट में इस पर बहस हुआ था. इससे एक तरह की स्थिति सदन के सामने रखी गई थी विपक्ष के तरफ से कि इससे एक धार्मिक अंतर डिस्टेंस लोगों में बढ़ने की संभावना है और देश की एकता को ठेस लगने की संभावना है. मगर मोदी जी के नेतृत्व वाले सरकार ने इसमें सुना है नहीं और जो कुछ उनको कदम उठाए थे उन्होंने कदम उठाए. इसका नतीजा पिछले कुछ दिनों से देश में कई राज्यों में लोग आज सड़क पर उतरे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपनी नापसंदी डेमोक्रेटिक मार्गों से लोग सामने रखते हैं. मैं जो एनआरसी के बारे में समाज का बड़ा हिस्सा
आज अपनी नापसंदी कहने के लिए सड़क पर उतरते हैं, उनसे मेरा अपील एक ही है कि जो कुछ करना है तो आप शांति से करिए। समाज की प्रॉपर्टी इसके ऊपर हमला होने मत दीजिए। गवर्नमेंट की मशीनरी है, उनकी हितों की रक्षा करने के लिए आप ध्यान दीजिए और गांधीयन मार्ग से आपकी जो भावना है वो देश के सामने रखने के लिए आपने कदम उठाना चाहिए। आज मुझे प्रधानमंत्री का जो स्पीच हुआ कल शायद दिल्ली में रामलीला मैदान या कहीं, तो स्पीच सुनने के बाद आश्चर्य लगा कि उन्होंने दो बातें कही कि एक, इस बारे में मंत्रिमंडल में कुछ बहस हुआ नहीं, डिस्कशन किया नहीं और पार्लियामेंट में हुआ नहीं। मंत्रिमंडल में क्या हुआ या नहीं हुआ इस बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, मगर मेजर पॉलिसी जब देश के सामने लाकर कुछ कदम उठाते हैं तो सरकार ने इस पर बहस की होगी, कुछ निर्णय लिया होगा। विदाउट दैट इस तरह की पॉलिसी देश के सामने आ नहीं सकती। और दूसरा, देश की होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में कहा कि एनआरसी हम लाने वाले हैं, पूरे देश में लाने वाले हैं। मुझे याद है कि जब इसका डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ, मैं और प्रफुल्ल पटेल साहब हम दोनों मौजूद थे। प्रफुल्ल पटेल साहब ने ये डिस्कशन में हिस्सा लिया था और इसके दुष्परिणाम क्या हो गए ये सदन के सामने रखा था। और उसी जवाब में होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम ये एनआरसी के बारे में डिसीजन हमने जो लिया है पूरे देश के लिए लिया है। और आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस पर बहस नहीं हुई, मुझे आश्चर्य लगा। इस तरह से एक तरह से कुछ कदम उठाना और ये कदम गलत हो गए, साबित हुए, तो इस पर हमने कुछ बहस नहीं किया, इस तरह की बात करना मुझे लगता है देश के प्रमुख लोगों को शोभा। राष्ट्रपति हाँ, और खास तौर पर 2019 में राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण दोनों सदन के सदस्यों के सामने हुआ, इसमें भी एनआरसी नेशन वाइड लाने की बात कही गई थी। राष्ट्रपति जी का स्पीच यानी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी यहाँ कहने के बाद आज इस पर हमने बहस नहीं किया, ये कहना मुझे लगता है ठीक है। पवार साहब, क्या पीएम झूठ बोल रहे हैं, खासकर मंच से, जब पूरे देश को इस समय पीएम के संदेश की जरूरत थी और उन्हें प्रधानमंत्री ये इंस्टीट्यूशन की मैं इज्जत रखना चाहता हूँ, मगर जो विरोधाभास है जो हमने देखा है, कान से सुना है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो Prime Minister's strategy basically to divide opposition and confuse them and go ahead with this? Mando, as you rightly said, Amit Shah says in both the houses that NRC to आनी ही आनी है, and yesterday Prime Minister said there is no talk of that. Is it with a purpose BJP is? I think basically this government has failed on every field, and that situation, just to divert attention of the public at large, they are raising this type of issues, they are making this type of decision, and they are giving this type of decision. Beyond that, nothing. पवार साहब, आपको लगता है सर, यहाँ पे सर यह लगता है अब जनता जो है बुनियादी मुद्दों पर मतदान करी, एनआरसी 370 जैसे मुद्दा बेकार हो रहे कम से कम राज्य स्तर पर? मुझे लगता है ना इसमें सभी इश्यूज आगे होंगे। हमने झारखंड से हमारे साथियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट के बारे में लोगों के मन में भरोसा रहा नहीं, डेवलप की प्रोसेस से उन्होंने ध्यान दिया नहीं, इकोनॉमी खराब परिस्थिति में पहुंचा, और एनआरसी जैसे जो इश्यूज है इसमें समाज में एक तरह का अंतर पैदा करने के लिए साजिश उन्होंने की, और इसका नतीजा इस चुनाव में हमें देखने के लिए मिला। ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे साथियों ने कही। अमित शहा सतत भाषणामध्ये म्हणत होते की एनआरसी आणणार, पंतप्रधान मोदी सांगतात जे कपडे घालतात त्यावरच दिसते कोणी विरोध करते, आणि ते म्हणतात की पुतळा जाळाचा जाळा, माझा पुतळा जाळा पण सार्वजनिक मालमत्ता जाऊ नका. हे काय राजकारण आहे? अमित शहा आणि त्यांचे संबंध? असं आहे की माझं मी इथे सांगितलं
की लोकांनी संघर्ष करणं लोकशाहीच्या चौकटीमध्ये बसून आणि गांधीयन मार्गाने केलं तर मला अधिक आनंद होईल, ते योग्यच आहे. आणि त्यासाठी त्यांनी कुठं जाळपोळ, कुठं हल्ला, कुठं शासकीय मशिनरी किंवा सार्वजनिक प्रॉपर्टीचं नुकसान हे 100% टाळलं पाहिजे. माझं आव्हान आहे लोकांना की तुमची नापसंती, तुमचा राग आम्ही समजू शकतो, तो व्यक्त करा, पण तो शांततेच्या चौकटीत बसून तो व्यक्त करा. त्यासाठी कायदा हातात घेऊ नका. पण दुसऱ्या बाजूने हे सगळं वातावरण तयार करण्याच्या संबंधीची साजिश दिसते आणि त्याचं मुख्य कारण सगळ्या फ्रंटवर या सरकारला अपयश आलं. ते अपयशाच्या संबंधित लोकांचं लक्ष अन्य ठिकाणी डायव्हर्ट करण्याची ही साजिश आहे. पवार साहब वाटतं का? पवार साहब, ये हार क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी की हार है जो झारखंड में हुई है, और वहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व था उसकी हार? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की हार है. भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, इन सभी को इसका जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पार्टी का अध्यक्ष हो, या अन्य उनके साथी हो. सर, हे आंदोलन जे सुरू आहे सीए वरून, ते कुठे थांबेल असं वाटतंय? कारण विरोधात जसं आंदोलन सुरू आहे तसं आता भाजप आणि भाजपशी संबंधित काही संघटनांनी समर्थनार्थ आता रस्त्यावर उतरलेल्या त्या संघटना. नाही, ठीक आहे, ते रस्त्यावर उतरतील, पण ज्यावेळेला एक मास मुवमेंट सुरू होते आणि त्या मास मुवमेंटच्या विरुद्ध काहीतरी कोणीतरी राजकीय शक्तीचा आधार, राजकीय कार्य घेऊन रस्त्यावर उतरायचा प्रयत्न केला, त्याच्यात आणखीन संघर्षाची तीव्रता वाढते आणि ती तीव्रता दुर्दैवानं दिसायला नको अशी आमच्यासारख्याची अपेक्षा आहे. पण त्याचा परिणाम हा एकंदर सगळ्या परिस्थिती होईल आणि कदाचित सामान्य नागरिकांना सुद्धा त्याची झळ बसेल. आणि त्यामुळं सत्तेवर असलेल्या घटकांनी शहाणपणाने पावलं टाकायची असतात. ही आत्ता जी पावलं टाकतात ही पावलं परिस्थिती आणखीन चिघळवण्याला मदत करणारी आहे. पवार साहब, लगता है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं कि जिस तरह देश के फिलहाल हालात हर जगह आंदोलन हो रहे हैं? जनरली आज तक ऐसी स्थिति थी कि ऐसे नेशनल इश्यूज जब पैदा होते थे तो हमेशा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर इस पर डिस्कस करते थे, बहस करते थे. हो सकता है तो यूनानिमिटी करने की कोशिश कर रही थी. मगर आजकल हम जो देख रहे हैं मोदी साहब या अमित शाह, ये कॉम्बिनेशन से ये अपोजिशन पार्टी को नज़रअंदाज करना, वो तो उनकी लाइन ही दिखाई देती है, और पार्लियामेंट को भी नज़रअंदाज करने की उनकी लाइन दिखाई देती है. सर, इसके अलावा जो पहले हमने महाराष्ट्र में देखा किस तरह किया, बीजेपी को सत्ता से दूर रखा, अब झारखंड में भी अपोजिशन 3 बड़ी पार्टियां यहाँ से दूर रखती. आपको लगता है कि सारे अपोजिशन पार्टियां साथ में राज्य स्तर पर, तो बीजेपी को दूर रखा जा सकता है? मुझे बतलाया गया कि महाराष्ट्र से उन लोगों को एक संदेशा मिला, एक रास्ता मिला, और इसलिए इसी रास्ते से जाने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी झारखंड में एक हो गए और लोगों ने उनको बड़े पैमाने पर ताकत दी. झारखंडची पुनरावृत्ती इतर राज्यांमध्ये होऊ शकते असं वाटतं आपल्याला? हे चित्र आता पूर्ण देशातलं, कारण 2 वर्षापूर्वी 71% देशावरती भाजपची सत्ता होती, आता ती 35% खाली आलेली आहे. अब तो और भी कम है झारखंड के साथ. नाही, असं सहज दिसते ना. मगाशी मी सांगितलं की जे अनेक राज्य जिथं भाजपचं राज्य होतं, आज त्या ठिकाणी त्यांचं राज्य राहिलेलं नाही. काही महिन्यात, 2 वर्षामध्ये ही उत्तरती करायला लागलेली आहे. की अशी संस्था कोणी थांबवू शकत नाही. त्याच्यामागचं कारण काय वाटतं तुम्हाला पवार साहेब? त्याच्यामागचं जो एनआरसी का मुद्दा है, क्या लगता है एनआरसी को रोलबैक करना चाहिए? जिस तरीके से एनआरसी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है. बात ऐसी है कि ऐसे इश्यूज पर जिसका असर समाज पर है, तो ऐसे इश्यूज पर डिस्कशन करके रास्ता निकलने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है. नाउ दे हैव सिलेक्टेड 3 कंट्रीज, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, and they concentrated particular community. बाहर से लोग आने की बात जो है, इसमें ये 3 देशों से आते हैं. वैसे श्रीलंका से भी आते थे. आज तमिलनाडु में आप देखा गए तो वहाँ तमिल एक जमाने में बड़े पैमाने पर आ रहे थे. आप नेपाल देखेंगे तो नेपाल से आप दिल्ली शहर में कितनी बड़ी आबादी है कि जो नेपाल से है. मेरे पर्सनल घर में दिल्ली के पिछले 22 सालों से जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ दिल्ली में नेपाल के 2-3 लोग मेरे पास काम करते हैं, 20-22 साल से रहते हैं. तो खाली अफगानिस्तान से आते हैं, खाली मुस्लिम ही आते हैं, ये बात सच नहीं.
अलग अलग किस्म धर्म के अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले अन्य देशों से आती है, मगर उनका डिसीजन पर्टिकुलर सेक्शन का है, पर्टिकुलर कंट्री का है। मुझे लगता है कि इससे एक तरह का समाज में बंटवारा करने के प्रोसेस उन्होंने शुरू किए, कि देश के लिए ठीक नहीं। भाजपाचा ग्राफ एवढ्या खाली झपाट्याने चाललाय. Sir, in English, if you could tell us what do you think as the reasons why the mandate has been against the BJP in Jharkhand? As I said, that process has been started from the last 1.5 years. We have seen in Rajasthan, we have seen in Madhya Pradesh, we have seen in Chhattisgarh, now we have seen different governments in Bombay, Maharashtra, and now we have seen in Jharkhand also. So now public at large has coming day by day to this view that this party, BJP, is unable to give justice to the vulnerable sections of the society. They are unable to resolve many national issues. And their total approach is just to divide community, society, and try to win over various types of elections, but public at large doesn't support this thinking, and that has been again repeated in Jharkhand. सर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी अस्तित्वात आली पहिला सर ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि यूएन को इंटरवीन करना चाहिए, उसके बाद उन्होंने कहा था कि लोगों का जो है ओपिनियन लेना चाहिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? जहाँ तक लोगों की ओपिनियन तक, अभी झारखंड में लोगों का ही ओपिनियन देश के सामने आ गया। इसमें कोई बाहर की किसी की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने देश में यहाँ के लोग काबिल है जो कुछ अपनी राय है वो बताने के लिए। सर एक सवाल है, किसी के बाहर की लेने की कोई आवश्यकता नहीं। सर एक सवाल है कि नवी मुंबई में डिटेंशन सेंटर के लिए जगह देखी गई थी, तो क्या आप उसको रोकने ना ऐसे हमने सुना है, अभी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ जाकर भी देखेंगे और बात करेंगे। सर महाराष्ट्र विकास आघाडी तुम्ही अस्तित्वात आणली, या आघाडीचा विस्तार, मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होईल जनतेला सांगू शकता तुम्ही? मी पण सांगायचे मुख्यमंत्री, तुम्ही प्रमुख आहात त्यामुळे महाराष्ट्र विकास आघाडी. हे मुख्यमंत्र्यांचं काम आहे। आम्ही सुद्धा वाट बघतोय की आमच्या सरकारनं शपथ घ्यायला कधी निमंत्रण देतं। पण तुमची आधी तयार झाली आहे का? राष्ट्रवादी तयार झाली? राष्ट्रवादी कधी त्यांना आम्हाला वेळ लागत नाही, आम्हाला आणखीन कुठं जावं लागत नाही संमती घ्यायला। राज्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी झाली आहे, मुख्य देवेंद्र फडणवीस यांचं म्हणणं होतं की विश्वासघात केलाय शेतकऱ्यांचा। असं आहे की गव्हर्नमेंटची 15 दिवस झालेले नसते, निर्णय घेऊन 2 दिवस झालेले असते, आणि ज्यांनी निर्णय घेण्याच्या संबंधीच्या घोषणा केलेल्या होत्या ज्यांनी काही केलं नाही त्यांना तातडीनं या सगळ्या परिस्थिती दिसायला लागल्यात। असं आहे की फार लवकर त्यांना कंठ फुटतोय। माझं म्हणणं आहे की जरा थांबा, परिस्थिती बघा, फील्डवर काय होतंय ते बघा। 2 लाख रुपयापर्यंतची सूट ही लोकांना दिली, एक महत्त्वाचं पाऊल त्यांनी टाकलेलं आहे। जशी जशी दिवस जातील, परिस्थिती बदलेल, आर्थिक शक्ती वाढेल, त्यावेळी आणखीन सुद्धा हातभार सरकार लावल्याशिवाय राहणार नाही, कारण या वर्गाला दारिद्र्यातून बाहेर काढायचं हा निर्धार या सरकारने केलेला, आमचं त्याला पाठिंबा। सर शनिवारी तुम्ही एक महत्वाचं स्टेटमेंट केलं होतं अबाउट दॅट एल्गार परिषद, तर डू यू हॅव एनी कम्युनिकेशन विथ चीफ मिनिस्टर टू इनिशिएट सच काइंड ऑफ ऍक्शन? नाही, मी जस्टिस कोळसे आणि काही लोकांच्यावर जरूर बसलो, माहिती घेतली जाते, माझ्याकडे बरेच डॉक्युमेंट्स आहेत, आणि त्यामुळे या सगळ्या प्रश्नावर मी मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहे। कुणाच्या घरामध्ये एखादं नक्सलाईट लिटरेचर मिळालं म्हणून वर्षभर तुरुंगात टाकणं हे कितपत योग्य आहे याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, आणि एक वाचक म्हणून आणि प्रश्नाची जाण घेण्याच्या संबंधीचा औत्सुक्य असलेली व्यक्ती म्हणून माझ्याकडे सुद्धा अनेक प्रकारचं लिटरेचर असतं। माझ्या घरात कदाचित नक्सलिझमचं 1-2 पुस्तकं सापडतील, त्यामुळे मी नक्सलाईट लगेच झालो असं जर निष्कर्ष कोणी टाकत असेल तर इथे सरकार बदलले त्यामुळे चिंता नाही, नाहीतर काही या ठिकाणी करण्याचा दृष्टिकोन या सरकारने स्वीकारला असेल। काल पंतप्रधानांनी सुद्धा अर्बन नक्षल हा उल्लेख आपल्या भाषणात, काल पवार साहेबांनी, नरेंद्र मोदींनी सुद्धा अर्बन नक्षल हा आपल्या भाषणात उल्लेख केला होता। ताकि पढ़े लिखे अर्बन नक्सल लोग मोठा आरोप लावतात। शेवटचे सर मेरा ये सवाल है, हिंदी में जानना चाहेंगे
क्या आपको लगता है कि CAA का खामियाजा बीजेपी को झारखंड चुनाव में उठाना पड़ा? शेवटच्या फेजमध्ये त्याला घ्यायला लागलं का? नुकसान त्यांच्या झालं सीएमुळे झालं बीजेपीला. शेवटच्या फेजमध्ये नहीं, बात ऐसी है कि ये एक इशू नहीं. आप सब झारखंड के बारे में आपको मालूमात होगी तो देश में एक गरीब राज्य है, बीजेपी की हुकूमत थी. जिस तरह का कारोबार तो उन सरकार ने किया बीजेपी ने, और जिस तरह की नीति वो नेशनल लेवल पर अपनाई है, ये इसके असर जगह जगह पर अभी देखने लगा. जैसे मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, अभी झारखंड में देखा. यहाँ महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट उनकी थी, वो गवर्नमेंट गई, उनके पार्टी ने उनको छोड़ दिया. तो इससे लोगों को मन में बदलाव का रास्ता दिखाई दे रहा है, इसकी आवश्यकता लोगों को महसूस हो रही है. और इसीलिए बीजेपी के खिलाफ आज लोगों की रिएक्शन आ रही है. ये रिएक्शन का एक हिस्सा झारखंड में भी हमें देखने के लिए आज मिल रहा है. सर, देश के प्रधानमंत्री अर्बन नक्सल कह रहे हैं लोगों को